निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि एक बार लक्ष्य मिलने के बाद निंदा करने वाले की राय स्वयं ही बदल जाती है। इसलिए आपका इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने भारत की नई संसद की तस्वीर है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चहेते चैनल करियर प्लस BR सर के साथ आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपके लिए एक नई संसद के निर्माण की एक पटकथा लेकर आया हूं जो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे अनछुए पहलू बात करूंगा जो आपको शायद अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिले होंगे। मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म, उसी पढ़ाई की पंचायत पर, जहां मैं आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूं आपके, और मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे रोचक और ऐसे कुछ अनछुए पहलू जिन पर चर्चा शायद किसी ने अन्य ने नहीं की होगी। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। मैं बताऊंगा आपको आखिर नई संसद का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है। तो इसका पहला सही उत्तर है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, यानी इसका नाम है शॉर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन यहां से बनाएगा, क्योंकि मैं आपसे एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, इतिहास के पन्नों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, संविधान के पन्नों में नहीं जाऊंगा, मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा। बिल्कुल मैं सीधा आपको यहां बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे पैट का एग्जाम हो, CGL हो, या वनडे कोई एग्जाम हो, यहां तक कि UPSC और PSC के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे आखिर संसद का निर्माण किसके तहत हुआ है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, संक्षिप्त में कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इसका निर्माणकर्ता कौन है, कौन है इसका क्रिएटर। तो आप बताएं इसका निर्माणकर्ता और कोई नहीं भारत, बल्कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग समूह, वह नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसे बनाया है, बनाने का जिम्मा लिया और उसे पूरा भी किया है। ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग समूह है। इसकी लागत की बात करेंगे हम लोग, तो आप बात करें इसकी लागत लगभग 1200 करोड़ के आसपास आई है। शुरुआती मूल्य इसका 960 करोड़ रुपए आका गया था स्टार्टिंग वाले दिनों में, लेकिन ये बाद में जब कीमत निकल के फाइनली आई तो इस पर लगभग 1200 करोड़ रुपए लगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना के अंतर्गत कितने भवनों का निर्माण हुआ है। तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कई सारे भवनों का निर्माण हुआ है, जिनमें जो अति महत्वपूर्ण है उनमें नई संसद देश को मिली है। ये एक भारत के लिए एक ऐसी संपत्ति मिली है, बल्कि मैं कहूं दुनिया के लिए एक धरोहर सिद्ध होगी आपके ये। अब मैंने कहा ये दुनिया इस संसद को मुंह बाएं खड़ी हुई है, पूरे विश्व की निगाहें भारत के ऊपर हैं, क्योंकि आज भारत की संसद भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का स्तंभ है। मेरा प्रश्न आपसे यह है, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे पुरानी अगर संसद कहां की है, यदि है तो संसद का नाम क्या है? आप सर्च करते रहिए, बताएं मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स पर तेजी से बताइए दुनिया की सबसे पुरानी संसद कहां की है। इस पर सर्च करते रहिए जब तक मैं बताऊंगा आपको। इस योजना के अंतर्गत नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, PM रेजिडेंस और ऑफिस का निर्माण हुआ है, यानी प्रधानमंत्री आवास और उनके ऑफिस का निर्माण हुआ है। इसी योजना में उपराष्ट्रपति भवन जो वाइस प्रेसिडेंट हाउस है वो बनाए। इसी योजना में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, केंद्रीय सचिवालय, वो बनाया गया है। और इसी के अंतर्गत नेशनल म्यूजियम का निर्माण भी हुआ है, जो बहुत बहुत एक ही चौक के भीतर, जैसे आप जानते होंगे रूस में क्रेमलिन नाम का एक स्थान है, क्रेमलिन नाम का स्थान है। उस क्रेमलिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उसी के अंदर राष्ट्रपति भवन है, उसी के अंदर संसद बनी हुई ड्यूमा। ऐसे ही भारत का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ है, जिनमें हमारी संसद, हमारा प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, हमारा नेशनल म्यूजियम, ऐसी आदि बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है। मैं आपको ले चलूंगा वहां पर कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण हमारी धरोहर बनी है आपके, इसके निर्माण के मुख्य जो आर्किटेक्चर है, कौन इसका आर्किटेक्ट है, कौन इसका वास्तुकार है, आखिर वो कौन वास्तुकार है, आखिर वो कौन चित्रकार है, एक कवि की कल्पना, ये बहुत महत्वपूर्ण। गुजरात के बिमल पटेल इसके मुख्य वास्तुकार हैं आपके, यानी इस संस्था का निर्माण अगर ईश्वर ने किया है तो ऐसे ही लोकतंत्र के एक बेहतरीन मंदिर, एक नायाब अजूबा, एक नायाब नगीना, एक नायाब कोहिनूर कह दूं मैं इसको तो मैं गलत नहीं होऊंगा यहाँ पर। ये बिमल पटेल ने एक ऐसी प्रतिमूर्ति का, एक ऐसे मंदिर का निर्माण कर दिया है जिसके लिए दुनिया लालायत है, और ये मंदिर इतना विशेष बना है। तो आप देखेंगे इसके मुख्य वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट है, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो आप बताएंगे बिमल पटेल, गुजरात के। इसके डिजाइनर बनाने वाली कंपनी है ना HCP, जो हसमुख सी, जो आपका जो पटेल डिजाइन कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया है, HCP कंपनी ने। और इस संसद की जो आधारशिला रखी गई है, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 10 दिसंबर, यहां पर इसको आप रटेंगे यहां से
एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम आपके यहाँ से कि संसद भवन के आधारशिला कब रखी गई, तो क्वेश्चन आएगा 10 दिसंबर 2020, 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से। 10 दिसंबर 1920 को भारत के नए संसद भवन की नींव रखी गई। ये बहुत, इसे नींव कहिए या आधारशिला कहिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण कार्य कब से आरंभ हुआ है। यहां से तो 15 जनवरी 2021 से इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इसको आप रट लेंगे यहां से, चूंकि एग्जाम डेटों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि डेट कुछ खास है, हमारे एग्जाम में निरंतर पूछी जाएंगी, इसलिए लिखने से इन्हें चूकेंगे नहीं। मैं अक्सर कहता रहा हूं आपसे कि नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, इन्हें नोट डाउन करते जाइए, और साथ में यह भी कहता हूं कि लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करना तो लगभग आप भूल ही गए, इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, लेकिन कमेंट लिखना आपने बंद कर दिया है। कमेंट निरंतर लिखते रहिए, मुझे आप सुझाते रहिए, सुझाव देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नए नए और लीक से हटकर वीडियो बनाता रहूं आपको। चूंकि एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चनों की सुनामी है आपके लिए, जहां से प्रश्नों का आना तय है। मैं आपको लिए चलता हूं, इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है 28 मई 2023 को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 28 मई 2023 को इस हमारे नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ है। और किसने किया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहां से। ये इसका उद्घाटन जब यहां पर हुआ तो इसमें 3 महत्वपूर्ण द्वार हैं। इन 3 द्वारों को कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी थाती धरोहर संपत्ति हैं, हमारे ग्रंथ हैं, भारतीय संप्रदाय, भारतीय समुदाय के, उनमें एक द्वार हमारा ज्ञान द्वार है, दूसरा द्वार हमारा कर्म द्वार है, और तीसरा द्वार हमारा शक्ति द्वार है। इन तीनों द्वारों को रट लेंगे, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। ये ज्ञान की धारा बहेगी यहां से। कर्म का द्वार या कर्म किया जाएगा, ऐसा कर्म जिसके द्वारा लोगों को सही अर्थों में लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएंगी। और शक्ति द्वार, कोई हमारे लिए गलत कार्य करेगा तो यहीं से उनके लिए ऐसे शक्तिशाली नियम बनाए जाएंगे ताकि उन्हें बेहतर तरीके से आंखें भी दिखाई जा सके। तो ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार, ये 3 द्वार हैं। आखिर इस संसद का क्षेत्रफल कितना है आपके मन में आएगा, तो इसका जो एरिया है वो एरिया है 65,000 स्क्वायर मीटर। कितना है, 65,000, यानी 65,000 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है जिसमें ये बनाई गई है आपके। मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी साझा करूंगा आपसे जो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको सुनने के बाद आपका मन रोमांचित हो जाएगा और खुश हो जाएंगे आप कि सर हमारे लिए क्या लेकर आए। ऐसी बात हमने पहले कहीं और अन्य प्लेटफॉर्म में नहीं पढ़ी है। मैं बताऊंगा आपको कि जो पुरानी संसद है, जिसमें अभी तक हमारे सारे सांसद बैठा करते हैं, जिस मंदिर में भारत के बहुत सारे नियमों विनियमों की रूपरेखा रखी गई, जहां से बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, यहां से भारतीय समुदाय को वैश्विक मंच पर अगर पुरानी संसद ने अगर स्थापित किया है, तो नई संसद भी हमारे नए प्रतिमानों को स्थापित करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और उसकी एक झलक आज 19 सितंबर को हमें दिखाई भी दी है, जब हम वहां पर हमने जो महिला आरक्षण विधेयक है उसको प्रस्तुत किया है आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जहां महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात कही गई है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो नई संसद भवन में हुआ है। मैंने कहा ये नई संसद भवन नए सपनों को साकार करेगी। ये नई संसद देश में नई व्यवस्थाओं को, नए प्रतिमानों को स्थापित करेगी। लेकिन पुरानी संसद ने जो 75 वर्षों में किया है उस पर थोड़ी चर्चा करना लाजमी है। यहां पर मैं बताऊंगा, पुरानी संसद का शिलान्यास जो हुआ है वो 12 फरवरी 1921 को हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 12 फरवरी 1921 को हुआ है। और पुरानी संसद का जो आपका आकार प्रकार है वो 64 योगिनी मंदिर से, ये आपको वेरी मोस्ट करना मेरे कहने से, 64 योगिनी मंदिर, ये गोलाकार आकृति बना हुआ है, जो कि मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 64 योगिनी का मंदिर, इसे आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो नई संसद भवन है उसका आकार त्रिकोणीय अवस्था में त्रिकोणाकार है, और जो पुरानी संसद है उसके कहीं ना कहीं उसकी डिजाइन इस 64 योगिनी मंदिर से मेल खाती थी। बल्कि मैं कहूं अंग्रेजों ने उसे चुरा लिया हो तो मैं गलत नहीं हूं यहां पर। तो जो हर्बर्ट बेकर है और जो लुटियंस है वो कहीं ना कहीं इतने तेज तर्रार आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किस तरीके से नक्शे को यहां से चुराया होगा और वहां से लाके यहां रख दिया होगा। तो ये इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश, बिल्कुल हम लोग सोच सकते हैं यहां से कि अंग्रेजों ने कितनी चालाकी से काम लिया, बहुत सारी व्यवस्थाओं चुरा करके भारतीयों के सामने स्थापित कर दिया ताकि सहरा उनको मिल सके। तो बताऊंगा आपको एग्जाम लायक क्वेश्चन कि पुरानी संसद किससे मेल खाती है, 64 योगिनी मंदिर से। इस क्रम में मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं
आखिर ये 1921 में अगर इसको यहाँ स्टार्ट किया गया तो कब तैयार हुई है ये वाली? तो ये तैयार हुई है 1927 में। कब तैयार हुई है? 1927 में, 1927 में। और इसका उद्घाटन कब हुआ है, इनॉग्रेशन कब हुआ है? तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है आपके यहाँ पर 18 जनवरी, ये 18 जनवरी वर्ष 1927 को, यानी कि 27 में ये तैयार हुई और 27 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। और किसके द्वारा हुआ है? तत्कालीन वायसराय भारत के लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ है, जिनका की कार्यकाल वर्ष 1926 से 1931 तक रहा। इसे नोट डाउन कर लेंगे, वर्ष 1926 से 1931 तक रहा। अब मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न लाया हूं जो मैंने पूछा अभी शुरुआती दिनों में, मैंने जैसे स्टार्ट किया वीडियो को, मैंने शुरुआत में पूछा दुनिया की, विश्व की प्रथम जो गणराज्य है, जो रिपब्लिक है, वो और कोई नहीं बल्कि वैशाली के लिच्छवी थे, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी संसद। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, मैं आज से कह दूं अगर आपको, तो 2000 साल ये और 2500, लगभग 2500 वर्ष पहले, मैं लगभग जोड़ा है, मैंने एग्जैक्ट नहीं कहा है, लगभग 2500 वर्ष पहले जो लिच्छवियों की राजधानी वैशाली है, वैशाली के लिच्छवी ये दुनिया की सबसे पुरानी संसद थी, जहां पर लगभग 7770 लोग बैठा करते, यानी 7770, 7770 लोग इसमें बैठा करते थे, प्रतिनिधि बैठा करते थे। ये दुनिया की सबसे प्राचीन संसद कहा जा सकता है किसको? वैशाली को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बात आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली नहीं है। मैं आपसे एक बात और साझा करूंगा यहीं पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराने संसद के वास्तुकार हैं वो कौन है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। मैंने कहा ये दोनों ने चोरी भी की हो 64 योगिनी मंदिर से, तो कोई गलत नहीं है। ये दोनों बहुत तेज तर्रार वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, और इन्होंने जरूर हमारा नक्शा चुराया होगा। भारत के ज्यादातर मंदिर चौकोर या आयताकार रहे, लेकिन भारत के 64 योगिनी मंदिर हैं वो गोलाकार अवस्था में, क्योंकि वो तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित रहा। 64 योगिनी का मंदिर किस संप्रदाय से? तांत्रिक संप्रदाय संबंधित रहा, इसलिए वो गोलाकार आकृति में, जबकि भारत के अधिकांश मंदिर चौकोर या आयताकार अवस्था में। मैं बताऊंगा जो पुरानी संसद में अगर इन्होंने, ये उसके आर्किटेक्ट दोनों, तो कितना खर्चा है? लगभग 83 लाख रुपए का खर्चा आया उस पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लॉर्ड इरविन ने, जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने उसका उद्घाटन किया और इनका कार्यकाल वर्ष 1926 से वर्ष 1931 तक, लगभग ये व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत का वायसराय बनकर रहा। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। मैं आपको अगले चरण में लेके जाऊंगा, जो मेरा संसदीय विश्लेषण है। मैं आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं। मेरा विश्लेषण आपसे इतिहास या भूगोल बताना नहीं है। मेरा विश्लेषण आपसे मूल रूप से जो है वो जो आपके संसद के पन्नों से जो एग्जाम में आएंगे उनसे है। इसका जो आकार है वो त्रिकोणाकार है। जो भारत की नई संसद बनी है, जो न्यू पार्लियामेंट बनी है भारत की, उसका जो आकार है वो त्रिकोणाकार है आपके। और इस नई संसद को, राष्ट्रपति को, ये क्वेश्चन आएगा, इस नई संसद को राष्ट्रपति को कब समर्पित किया गया है? तो आप बताएंगे 28 मई 2023 को, यानी कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उसी दिन इस संसद को राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया, जो इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको, जिस दिन इसको समर्पित किया गया उस दिन कितने रुपए का सिक्का है, कॉइन है, वो लॉन्च किया, जारी किया गया है। तो आप बताएंगे उस दिन इश्यू हुआ है 75 रुपए का सिक्का है। इसको आप लिख लेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग। और इस संसद में नई वाली में कितनी मंजिल है, कितनी स्टोरी है? तो आप बताएंगे इसमें 4 मंजिल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मंजिल का, 4 मंजिला ये भारत की धरोहर है, जिसे आप भूलेंगे नहीं यहाँ से। ये 4 स्टोरी है इसमें, 4 स्टोरी। इसमें समिति कक्ष कितने? इसमें 6 समिति कक्ष है इसमें, यानी कमेटी के लिए 6 समिति इसमें आपके हाउस बनाए गए, कक्ष बनाए गए, इसमें आपके चैम्बर बनाए गए। ये 6 समिति चैम्बर इसमें आपके लोकसभा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इस वीडियो को छोड़ेंगे नहीं अंत तक आपके, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि हम इस एग्जाम को क्रैक करके ही मानेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इसमें लोकसभा में नई सीटें होंगी हमारे, उनकी संख्या 888 रखी गई है यहाँ पर आपके, जबकि पुरानी हमारी जो लोकसभा है उसमें वर्तमान समय में हमारी 543 सीटें हैं। 550 अभी हाल ही में हुआ करती थी, वर्तमान में 543, 543 सीटें अभी आपके। इसमें 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था रखी गई है। इसको आप याद कर लेंगे, 888 और राज्यसभा में 384। ये इंपॉर्टेंट है आपके, इतनी सीटों की इसमें व्यवस्था की गई है। मैं बताऊं आपको, अगर ज्वाइंट सेशन करना हो तो ज्वाइंट सेशन के लिए लगभग इतने 1272
सीटें कई जगह पर लोगों ने 1280 भी बताया है, लेकिन इसको 1272 सीटों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। काहे के लिए? ज्वाइंट सेशन के लिए, यानी जब संसद की संयुक्त बैठक होगी तो उसमें इतनी सीटों की व्यवस्था की गई है। अगर ज्वाइंट सेशन होता पार्लियामेंट का तो आप जानते होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, कौन से में? 108 में आपके यहाँ पर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, संसद की संयुक्त बैठक की बात की गई, यहाँ पर अनुच्छेद 108 में बात की गई है। और अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो इसका कहां आयोजन होगा? इसका आयोजन लोकसभा हॉल में होगा, अर्थात पुराने संसद की तरह इसमें कोई कॉमन हॉल नहीं रखा गया है, तो कॉमन कक्ष नहीं रखा गया है। अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो वो लोकसभा के हॉल में किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें इतनी सीटों की व्यवस्था की गई बैठने के लिए। और मैंने बताया संसद की जो संयुक्त बैठक है उसको कौन से आर्टिकल में बुलाया जाता है? 108 में बुलाया जाता है। और संसद की संयुक्त बैठक कौन आहूत करते हैं, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इस संसद की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। मैंने पहले कहा मैं आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं संसद से जुड़े हुए वो तथ्य बता रहा हूं जो अनकहे और अनछुए, जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, आखिर इस लोकसभा चैम्बर की थीम क्या है? तो इसकी थीम मोर रखी गई है यहाँ पर, आपके जो राष्ट्रीय पक्षी हमारे इससे जुड़ा हुआ है आपके। और इसी लोकसभा चैम्बर में क्योंकि थीम मोर है, हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है, यही जो हमारे लोकसभा स्पीकर बैठेंगे, कौन बैठेंगे? जो लोकसभा स्पीकर बैठेंगे उनके एक तरफ शेंगोल को, जिसको लेकर बड़ा विवाद रहा, शेंगोल को रखा जाएगा, जो कि शेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। ये राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। एक शेंगोल है जिसे लोगों ने छड़ी कहकर पुकारा, स्टिक कहकर पुकारा, लेकिन ये वास्तव में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक रहा। ये शेंगोल ऐसी एक छड़ी है सामान्य भाषा में, लेकिन ऐसा एक राजदंड है जो चोलों के जमाने चला रहा है, चोलों के समय प्रयोग किया गया इसको। इसे लोकसभा भवन में रखा जाएगा, जो कि वास्तव में संसद का, भारतीय लोगों का जनप्रतिनिधि सदन है, लोकप्रिय हाउस है, पॉपुलर हाउस है, निम्न सदन है। कौन सा? लोकसभा। मैं बताऊंगा आपको राज्यसभा की जो थीम है वो कमल है, जो राष्ट्रीय पुष्प से ली गई है आपके। और इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि जो संसदीय, इस शेंगोल को मेरे कहने से आप लोग याद कर लें, पुनः बता रहा हूं मैं आपको, इस शेंगोल को मैं अलग मार्कर से इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा। और ये शेंगोल परंपरा कहां चली आ रही है? चोलों से। कहां चली आ रही है? ये चोलों चली आ रही है, चोल शासकों से। इसको आप रट लेंगे। और शेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। इसे लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा स्पीकर के बगल में, ताकि उसको देख करके वो न्याय को वहां पर स्थापित कर सकें और हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए ऐसे नियमों विनियमों की रूपरेखा बना सके जो कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सके, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। प्रश्न आएगा, एक पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां से आता है, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कहां से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसद का गठन कौन से आर्टिकल में होता है? तो संसद गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद गठन होता है। और इससे कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। को पूछ रहे आपसे कि संसद गठन यानी कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में? तो 79 बताएंगे यहाँ पर। और इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग होते हैं। और कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं इसके आपके, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं यहीं पर। और मैं आपको एक जानकारी और साझा करूंगा चलते चलते कि संविधान सभा ने संविधान को कब एडॉप्ट किया, कब स्वीकार किया? तो आप पत्र होगा 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को। और इसे कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। यानी एडॉप्ट आएगा, स्वीकार करना आएगा, अंगीकार करना आएगा। यहां पर स्वीकृत के स्थान पर कई बार अंगीकार वर्ड भी आता है, ले अंग्रेजी में इसको एडॉप्ट ही कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एडॉप्ट करना कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 आप जानते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष SN सिन्हा रहे। इसको भी आप याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के लिहाज से यह भी इंपॉर्टेंट है। संविधान की पहली बैठक कौन सी बैठक?
पहली बैठक कब हुई आपके, इसको आप याद कर लेंगे। और इस क्रम में बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके पहले अध्यक्ष कौन है, एस एन सिन्हा है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस पर जरूर मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और मैंने क्या क्या आपको समझाया है, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसद को इसलिए बनाया गया हमारे यहाँ पर, चूंकि इस संसद के बनने से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है जो कहीं ना कहीं भारत के नए नियमों की व्यवस्था कर रही है। अगले नई वीडियो में मिलूंगा, आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक आपको प्रणाम, नमस्कार।